नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अगले 3 से 4 महीने में चुनाव बिहार में संपन्न हो जाएंगे और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। मैं आज आपसे यह बात करना चाह रहा हूं कि इस राज्य में भ्रष्टाचार का स्केल और भ्रष्टाचार का मैकेनिज्म यह इस कदर व्यापक हो चुका है और इस कदर पूरे कण-कण में घुस चुका है कि सरकार चाहे जिसकी भी आए, चिंता का विषय यह है कि क्या भ्रष्टाचार का यह जो स्वरूप है नग्नता का और व्यापकता का, इसको कोई रोक सकेगा भी या नहीं। मैं आज मंत्रियों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के एक मैकेनिज्म को आपको बता रहा हूं। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ग्रामीण इलाकों के विकास करने वाले एक मंत्री के संबंध में बताया था, लेकिन जिन कर्मियों ने वो चिट्ठी लिखे थे और जो एक ऑडियो जो आया था तो उसमें कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं। कानून ये कहता है कि किसी टेलीफोनिक ऑडियो रिकॉर्डिंग को दोनों में से कोई एक पक्ष अगर सहमति नहीं दे तो उसको आप नहीं दिखा सकते हैं। तो वो मेरी एक मजबूरी है और आपको पता है कि हम एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, कानून को समझते हैं, तो कानून से इतर जाकर कोई बात कहना उचित नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया। वो पत्र और वो ऑडियो अभी भी मेरे पास इंटैक्ट है। कोई उसका जो पक्ष है जिसने ये पत्र लिखा है और जिसने रिकॉर्डिंग की है, अगर वो सहमति देगा तो हम लोग उसको दिखा सकते हैं। बहरहाल मैं आज आपसे बात ये करना चाह रहा हूं कि मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के कैसे मैकेनिज्म डेवलप किए, इसको समझ लीजिए। आप लोग सब लोग को पता है कि लगभग हर विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की गई है और जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की गई है उसकी संख्या अच्छी खासी है, मतलब 10,000, 12,000, 15,000 सारा है। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के रेगुलर करने की मांग तब बहुत जोर पकड़ी और उसको तब बल मिला जब नीतीश कुमार ने शिक्षकों को कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट दिया था। मदन मोहन झा तत्कालीन शिक्षा सचिव के एक ख्याली कॉन्सेप्ट पर, जिसने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। बाद में उन लोगों का आंदोलन चला और आप सब लोग को पता है कि हार पार कर औने पौने जैसे तैसे उन सबों को रेगुलर कर दिया गया और वो आपने देखा। और इस चीज ने शिक्षा जैसे ही पॉलिटिक्स से और वोट से जुड़ा तो सरकार को मजबूर कर दिया। चूंकि शिक्षकों की संख्या अच्छी खासी 4 लाख 5 लाख के आसपास थी तो सरकार ने उसको रेगुलर किया। उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जिनकी योग्यता पर हमेशा प्रश्न उठते रहे हैं, उसके वीडियोस वगैरह वायरल होते रहे। तो अब ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हुए हैं अलग अलग विभागों में, इसके मंत्रियों ने क्या तरीका इजाद किया है, इस पर जरा आज हम आपसे बात कर लेते हैं। देखिए कैसे तरीके इजाद हुए। हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक जो हैं उससे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बहुत से जिले से एक महीने का पेमेंट घूस के रूप में 1.5 करोड़ रुपया हम लोगों से लिया गया और मानदेय के नाम पे ठग लिया गया। बेचारे ये 3,000 वाले कर्मी से भी एक महीना का रुपया ले लिया। उसको कभी भला नहीं होगा श्रवण कुमार को, ये भी मेरी बात नोट की जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली जो होती है उसको एक नियत मानदेय पर रखा जाता है। फर्ज कीजिए कि कोई एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, उसको 15,000 रुपया महीना मानदेय मिलता है। अब चूंकि उसको डीए टीए या उसका महंगाई भत्ता ये सब तो बढ़ता नहीं है, तो एक फिक्स्ड है। तो शुरू में इन लोगों ने मांग की, पिटीशन दिया, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सरकार की कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है कि साहब समय के साथ महंगाई और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उन लोगों के मानदेय को अपने आप बढ़ा दिया जाए। ऐसा कोई मैकेनिज्म तो यहाँ है नहीं और नहीं मुख्यमंत्री को इसकी समझ है, नहीं इनके अधिकारियों को कोई सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता भी नहीं। मैंने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी सबसे संवेदनहीन वर्ग होता है, उसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स हमेशा, माने ज्यादातर ब्यूरोक्रेट संवेदनहीन ही होते हैं। तो मंत्रियों ने एक उपाय ये निकाला कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के संघों से बातचीत होनी शुरू होगी और बातचीत इस बात पर हुई कि साहब आपकी संख्या है 10,000, तो आप एक महीना का तनख्वाह जमा कर दीजिए मेरे पास और आपको हम आपके तनख्वाह का डबल कर देंगे या आधा बढ़ा देंगे। जैसे अगर किसी को मान लीजिए कि 15,000 है तो कहा कि ठीक है साहब आपको हम 25,000 कर देंगे। तो उसको भी, एक आदमी को भी लगा कि अच्छा ठीक है साहब ये 10,000 बढ़ा तो इतना ही ना चंदा देना है, तो 1 महीना का देख ही देंगे। लेकिन अगर 15,000 आदमी ने
10-10 हजार रुपया दिया तो आप जोड़ लीजिए कितना करोड़ हुआ, और उतना एक मुफ्त राशि मंत्री जी के पास पहुंच जाता है। हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक जो हैं उससे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बहुत से जिले से एक एक महीने का पेमेंट घूस के रूप में 1.5 करोड़ रुपया हम लोगों से लिया गया। उसके बाद मंत्री जी का दबाव आता है विभाग में। इसमें कुछ विभागों के सचिव के साथ भी होमनोबिंग हुई, सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ, तुम भी खाओ हम भी खाए, और जहां दोनों मिल जाते हैं वहां बड़ा आसानी से हो जाता है। उसके बाद वो मंत्री एक्टिव होता है और मंत्री विभाग में इन चीजों को पुश करना शुरू करता है। उसके बाद वो प्रस्ताव बनता है, संचिकाएं आगे बढ़ती है और अंततः गत्वा कैबिनेट में जाकर के वो स्वीकृत हो जाता है। अखबार में निकलता है तो बड़ा सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ साहब, सरकार में आज फलाने विभाग के कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एम्प्लॉइज का मानदेय बढ़ा दिया। लेकिन वो बढ़ा क्यों है इसको समझ लीजिए। जैसे अभी जमीन पर नेता पैदा करने वाला एक विभाग है, उसके जो मंत्री हैं वह गांधी सेतु के पार के उस तरफ से आते हैं। उस विभाग में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो जमीन पर नेता पैदा करने वाला विभाग है। तो उसके लिए उसकी संख्या अगर मैं ठीक ठाक से मुझे स्मरण हो तो उसकी संख्या सब मिला दीजिए तो करीब करीब 30 से 35 हजार के आसपास हो सकती है। उसमें अलग अलग संवर्ग, कुछ पंचायत स्तर पर हो सकता है, कुछ उससे ऊपर के स्तर का हो सकता है, कुछ एकदम नीचे के स्तर पर हो सकता है। तो उससे सेटिंग हुई और एक ग्रुप का खूब अच्छा पैसा बढ़ा दिया गया। उससे प्रेरित होकर के अब इसमें जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जिसकी नियमित नौकरी है, उन लोग को लगा कि साहब हम लोग भी क्यों पीछे, ये नया ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं इस राज्य में भ्रष्टाचार का। अब वो लोग भी अपने संघ के माध्यम से मंत्री के पास अप्रोच किया। ऐसे तो कोई सुनता नहीं, वो जमाना लग गया कि संघ हड़ताल करेगा, सरकार वार्ता करेगी, आपकी बात मान लेगी। अब वो कुछ नहीं होता, हड़ताल करिए या मत करिए, लेकिन संघ के माध्यम से या कुछ और लोगों के माध्यम से मंत्री जी के पास जाइए और डील कीजिए कि साहब आप इतना बढ़ा रहे हैं तो इसमें हमको इतना दे दीजिए, तो उतना उसको मंत्री जी को मिल जा रहा है। अब उस विभाग में हमको जो पता चला कि फाइल जो है वो दुरांतो एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा है। कुछ लोगों को तो ये बढ़ोतरी मिल भी गई है और कुछ लोगों को बढ़ोतरी मिलने का इंतजार है। और मंत्री जी बड़े बेचैन हैं, क्योंकि अब भाई मुश्किल से 15-20 दिन बचा है आचार संहिता लगने में। आचार संहिता लग जाएगा तो होगा नहीं। तो वो जिन लोगों का बढ़ना है उसका भी प्रेशर है, और जो बढ़ाएगा उस पर भी, दोनों में जद्दोजहद है। कितना जल्दी वो कैबिनेट में जाता है और कब वो पास होता है वो हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये नए तरीके के भ्रष्टाचार इजाद हुए हैं और ये कमोबेश लगभग सभी वैसे विभागों में चल रहा है जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट वगैरह है उसमें भ्रष्टाचार थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है। ग्लोबल टेंडर वाला आपको बात मालूम ही है कि कैसे ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडर होता है। ग्लोबल टेंडर से वो मुझको उस विभाग में काम करने वाले कुछ अधिकारियों ने बताया कि वो जो ग्लोबल टेंडर का अमाउंट होता है उसका करीब करीब 40 से 45% हिस्सा वो नीचे जाते जाते वो बढ़ चुका होता है, पहले ही बढ़ चुका होता है। इसके अलावा सिंचाई करने वाला विभाग, बाढ़ रोकने वाला विभाग, ये सब विभाग में वही हाल है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब इस राज्य के प्रबुद्ध नागरिक को या सिविल सोसाइटी को या मीडिया को यह बहुत चिंता करने का कोई कारण नहीं है कि सरकार किसकी आएगी या व्यवस्था बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगा। मैं आज आपको एक और भविष्यवाणी कर देता हूं कि सरकार जिसकी आ जाए, चाहे वो एनडीए की सरकार आ जाए या महागठबंधन आरजेडी की सरकार है, किसी की सरकार आ जाए, ये जो भ्रष्टाचार का मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, ये भ्रष्टाचार का एक जो तरीका, वैज्ञानिक तरीका इजाद हुआ है, ये अब हमको नहीं लगता है कि ये बंद होने वाला है। और ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, अगर वो पाक साफ होगा, वो बहुत ही कमिटेड होगा, उसके पास विजन होगा और वो बहुत ही रूथलेसली, आयरन हैंड, एकदम मजबूती से इसको बंद करना चाहेगा, तभी संभव हो पाएगा। और मुझे लगता है कि आज के तारीख में बिहार में जो मुख्यमंत्री के दावेदार नेता लोग हैं उसमें किसी में ये सलाहियत नहीं है, किसी में ये गट्स नहीं है, किसी में न ये विजन है और न कोई ये बात बोल रहा है
कोई ये बात नहीं बोल रहा है कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार का जो स्केल अप हुआ है उसको हम रोक देंगे। आप निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को गाली दे सकते हैं, आपको अधिकार है। आप राजस्व कर्मचारी को गाली दीजिए, पंचायत सचिव को दीजिए, बीडीओ को, सीईओ को दीजिए, डीसीएलआर, एसडीओ को, सबको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, भ्रष्टाचार कभी भी नीचे से ऊपर नहीं बहती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, मुझको याद है। अगर इस पर कोई बहस करना चाहे, डिबेट करना चाहे, तो एक अच्छा खासा डिबेट हो सकता है। और मुझको जब से मैंने थोड़ी राजनीतिक समझ या उसका होश संभाला है, मैं आपको बताते चल सकता हूँ कि जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकाल से या फिर कांग्रेस का जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, उस समय से हम लोग ने सुनना शुरू किया कि साहब ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लगते हैं। लेकिन वो ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे कुछ लाइन डिपार्टमेंट तक सीमित थे। इरिगेशन, उसमें पीडब्ल्यूडी कहलाता था, बाद में ये बिल्डिंग और रोड अलग अलग हुआ। तो पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, ये कुछ कुछ में पैसे लगते थे। उस वक्त 2 ही बड़ा विभाग था, उसमें पैसे लगते। बाद में जब 90 में लालू जी की सरकार आई तो 95 तक ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत शानदार चला। लेकिन जब 95 के बाद दूसरे टर्म में लालू जी फंस गए पशुपालन में, इनके साले और राबड़ी देवी वगैरह का शासन आया, तो उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान खुली। लेकिन वो दुकान फिर भी फील्ड के कुछ कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग तक सीमित रहा और उसका प्रतिशत 15 से 20% से ज़्यादा नहीं था। मुझको स्मरण है कि ये चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे उसमें आरईओ कहलाता था या और विभाग थे, इरिगेशन वगैरह में, पीडब्ल्यूडी वगैरह में शुरू हो चुका था। तो इसमें पिक एंड चूज होते थे। लेकिन कलेक्टर्स, एसपी, एसडीओज, डीएसपीज, विभागों के सचिव, इस सब में कोई पैसा लेगा, यह अनथिंकेबल था। यह लालू जी के शासनकाल के अंतर नहीं हुआ। और मैं ये आपको बहुत मजबूती से, हाँ उसमें कुछ अन्य चीजें चली, किसी को ट्रांसफर हो गया तो कुछ एकाध अपवाद हो सकते हैं। लेकिन फिर 2005 आया और नीतीश जी आए, तो 2005 से 10 नीतीश जी का कार्यकाल बहुत शानदार था गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फैक्ट है उसको बताना है, बहुत शानदार था। एकदम सारी पॉलिसीज इनंशिएटेड हुई, करप्शन पर बहुत हद तक लगाम लगा, जो पुराने कानून थे हटे, क्लैरिटी आई, विभागों के एक्सपेंडिचर्स बढ़े, रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ा, कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स भी आई। लेकिन जब 10 में नीतीश जी को मिला बम्पर बहुमत और उनकी सरकार बनी और इनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो इनके चाटुकारों ने दिखाया, वहीं से गाड़ी ट्रैक पर बिगड़ना शुरू हुआ। और लास्ट 3-4 सालों में स्थिति यहाँ ये हो गई है कि मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 1-2 विभाग को अगर आप छोड़ दीजिए तो लगभग सारे विभागों में सचिवों और अपर मुख्य सचिवों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा चलता है, या फिर कमिटमेंट होता है कि आपको इस विभाग का हम बना रहे हैं तो हमको इतना चाहिए, और वो बड़े बड़े शानदार तरीके से लिया जा रहा है। अब इन अधिकारियों ने एक रास्ता क्या अख्तियार किया, जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने बेटे बेटियों और अपने रिश्तेदारों के नाम से फर्म्स बना लिए हैं और उस फर्म्स के नाम पर ठेकेदारी ले। तो भाई हमको देना पड़ता है तो हमको भी चाहिए। और ये कितना सोफिस्टिकेटेड तरीका है, पब्लिक को तो इसकी समझ भी नहीं। तो गाली तो नीचे वाला खाएगा, और गाली दीजिए, उसमें कहीं दो राय नहीं। आप रोज गाली देते रहे लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो यहाँ पर इस तरीके से लूट मची हुई है। आप पता कर लीजिए कि ये जो बिहार म्यूजियम बना उसके नीचे खंडर गड्ढा खोद के वो म्यूजियम से ये म्यूजियम में मिलाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के पास जो कथित रूप से फ्लाईओवर्स और चक्र बना है, लोहिया चक्र, वो सब कौन काम किया है? आप पता कर लीजिए कि बीएमएस-आईसीएल में ठेकेदारी कौन करता है। तो ये जो भ्रष्टाचार का एकदम प्रजातांत्रिकरण हुआ और प्रजातंत्र का टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, नई तकनीक का प्रयोग हुआ भ्रष्टाचार में, यह पता नहीं कौन रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। चिंता का विषय यही है। इसलिए बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि नीतीश जी हट जाएंगे तो फलाना जी आ जाएंगे, या फलाना जी हट जाएंगे तो वो आ जाएंगे, चाहे जो जी आ जाएं। लेकिन जो स्थिति यहाँ बनी है, यह बगैर बिहार के सिविल सोसाइटी के जागे, बगैर बिहार के आम जन के जागे, जैसे नेपाल में लोग जागा तो कैसे होश उड़ा दिया, वैसे ही बगैर व्यापक जन आंदोलन के
अब वो जन आंदोलन चाहे जो उठाए, चाहे जिसमें इतनी सलाहियत हो, या ये स्वतः स्फूर्त हो, या वो स्टूडेंट उठाए या बेरोजगार उठाए, मुझको नहीं मालूम, लेकिन बगैर व्यापक जन आंदोलन के इस पूरी व्यवस्था को किसी मुख्यमंत्री के लिए ध्वस्त कर पाना, ये मुझे लगता है कि असंभव है। तो फिलहाल इसी चिंता में हमको और आपको रखना है। हम लोग मजबूर हैं इस चिंता में रहने के लिए, लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी है कि देखें कि सिविल सोसाइटी का कौन सा वर्ग जागता है। आपको लग रहा होगा मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जब जंगल में आग लगी थी तो मैं आग बुझाने के प्रयत्न करने वालों में से एक रहना चाहता हूं। मैं उस आवाज को हमेशा उठाना चाहता हूं जो इस व्यवस्था में, इस तरीके में और इन चीजों में सुधार ला सके। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।